नमस्कार। चलिए एक ऐसी ताकत की कल्पना करते हैं, एक ऐसी पावर जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चैलेंज कर सकती थी। और वो भी कैसे? बिना किसी हथियार के। आज हम उसी ताकत की कहानी पर बात करेंगे जिसकी शुरुआत हुई थी सत्य के दो बहुत ही छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रयोगों से। ये जगहें थीं चंपारण और अहमदाबाद। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब किसी के पास ताकत ना हो तो वो ताकतवर का सामना आखिर कैसे करे? चंपारण और अहमदाबाद की कहानियां इसी सवाल का एक बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब देती हैं। तो बात है 1917 की। भारत के दो अलग अलग कोनों में दो अलग अलग तरह की आग सुलग रही थी। एक तरफ थे बिहार के किसान और दूसरी तरफ गुजरात के मिल मजदूर। दोनों ही एक बड़ी बेरहम व्यवस्था के बोझ तले दबे हुए थे। और यहीं से शुरू होनी थी गांधी की भारत की कहानी। तो देखिए, दो अलग अलग जगहें, दो अलग अलग परेशानियां। चंपारण में क्या हो रहा था? किसानों से जबरदस्ती उनकी ही जमीन पर नील उगवाया जा रहा था। और अहमदाबाद में वहां प्लेग जैसी जानलेवा महामारी फैली थी। और उस बीच मिल मजदूर अपने उस बोनस के लिए लड़ रहे थे जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी था। तो चंपारण की जो पूरी समस्या थी ना, उसकी जड़ में थी ये तिनकठिया प्रथा। अब ये था क्या? सोचकर देखिए। अंग्रेज बागान मालिक किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी सबसे अच्छी जमीन के, मान लीजिए 20 हिस्से हैं, तो उसमें से 3 हिस्सों पर नील उगाएं। और नील की खेती का मसला ये था कि उसकी जड़ें जमीन को पूरा निचोड़ लेती थीं, उससे बंजर बना देती थीं। नतीजा, किसान और फिर उनके बच्चे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के जाल में फंसते ही चले जा रहे थे। अब अहमदाबाद की हालत देखिए। शहर में प्लेग फैला हुआ था और मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे। उन्होंने 50% बोनस की मांग की थी, लेकिन मिल मालिक वो सिर्फ 20% देने को तैयार थे। ये जो फासला था दोनों के बीच, ये बहुत बड़ा था और यहीं पर टकराव की स्थिति बन गई। और फिर इन दोनों ही जगहों पर एक ऐसे इंसान का आगमन हुआ जो अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से लौटा था और अपने साथ लाया था विरोध का एक बिल्कुल नया हथियार। वो थे मोहनदास करमचंद गांधी और उनका हथियार था सत्याग्रह। तो आखिर ये सत्याग्रह है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये अपने आप में एक फिलॉसफी थी। इसका मतलब है सत्य की शक्ति या ट्रूथ फोर्स। ये एक ऐसा नैतिक हथियार था जो इस बात पर यकीन करता था कि जब सच्चाई आपके साथ हो तो आपको किसी भी तरह की शारीरिक ताकत की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, ये कोई भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहला कदम, मामले की सच्चाई जानने के लिए पूरी जांच करो। दूसरा कदम, जो कानून अन्यायपूर्ण है उसे शांति से मानने से इनकार कर दो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इसके लिए जो भी सजा मिले उसे बिना किसी विरोध के खुशी खुशी स्वीकार करो। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए हथियार का पहला प्रयोग कहां और कैसे हुआ। चंपारण सत्याग्रह की पहली और असली परीक्षा का मैदान बना। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान गांधी जी को जैसे तैसे चंपारण ले आए। आते ही अंग्रेजों ने उन्हें जिला छोड़ने का हुक्म दे दिया। गांधी ने साफ साफ उसे मानने से इनकार कर दिया। ये भारत में सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस का पहला बड़ा उदाहरण था। सरकार को झुकना पड़ा और सिर्फ कुछ ही महीनों में एक जांच कमेटी बनी और अगले ही साल वो कानून पास हो गया जिसने इस शोषण करने वाली प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन इस लड़ाई में गांधी अकेले नहीं थे। देश के बड़े बड़े वकील और नेता उनके साथ आकर जुड़ गए, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये दिखाता है कि चंपारण का जो संघर्ष था वो अब सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं रहा था, इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और इस आंदोलन का नतीजा सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं था। अंग्रेज बागान मालिकों ने जो पैसा किसानों से गैर कानूनी तरीके से वसूला था, उसका 25% हिस्सा वो लौटाने पर मजबूर हो गए। ये रकम से कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। ये इस बात का सबूत था कि वो गलत थे और उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी थी। चंपारण में सफलता के बाद गांधी अहमदाबाद पहुंचे। अब यहाँ चुनौती अलग थी और इसीलिए उन्होंने अपने सत्याग्रह के तरकश में एक नया तीर जोड़ा। अहमदाबाद का संघर्ष ना बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मजदूरों और मालिकों के बीच नहीं थी। मिल के मालिक थे अंबालाल साराभाई और मजदूरों के हक के लिए कौन लड़ रहा था? उनकी अपनी बहन अनसुया साराभाई। अनसुया ने गांधी का साथ दिया, जिससे ये लड़ाई एक परिवार के अंदर की भी लड़ाई बन गई। अब देखिए,
कई दिन बीत गए, मजदूरों का जो जोश था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और बातचीत के सारे रास्ते समझिए बंद हो चुके थे। तो ऐसे में गांधी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल शुरू की, आमरण अनशन, और ऐलान कर दिया कि जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिल जाता वो अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगे। इस अनशन का असर बहुत गहरा हुआ। मिल मालिकों पर जबरदस्त नैतिक दबाव बना और आखिरकार समझौता हो गया। मजदूरों को उनकी 50% की मांग तो पूरी नहीं मिली, लेकिन 20% के प्रस्ताव के मुकाबले 35% का बोनस जरूर मिला। ये सत्याग्रह की एक और बड़ी और मुश्किल जीत थी। तो इन दो जीतों का असली मतलब क्या था? चंपारण और अहमदाबाद सिर्फ दो लोकल संघर्ष नहीं थे, बल्कि इन्होंने भविष्य के एक बहुत बड़े आंदोलन की, यानी आज़ादी की लड़ाई की नींव रखती थी। तो हमने क्या देखा? चंपारण में जमीन के लिए कानून तोड़ा गया, तो अहमदाबाद में मजदूरी के लिए अनशन किया गया। जगहें अलग थीं, तरीके अलग थे, लेकिन नतीजा एक ही था, अहिंसा से मिली एक ठोस जीत। और यहीं इन दोनों संघर्षों का सबसे बड़ा योगदान था। इन्होंने पूरे देश को दिखा दिया कि बिना हिंसा के, बिना हथियार के भी लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। इन सफलताओं ने गांधी को एक ऐसे राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर दिया जिस पर पूरा देश भरोसा कर सकता था। तो आखिर में एक सवाल, ये बातें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन गांधी का ये तरीका आज भी जिंदा है। आज दुनिया में कहां-कहां लोग बिना हथियार उठाए सत्य की शक्ति से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सोचिएगा जरूर।